पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद जारी रही हिंसा, कई घरों पर हमला और पत्थरबाजी। मीडियाकर्मी भी बने पथराव का निशाना, आरएएफ की हुई तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से की बात। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया हावड़ा का दौरा, ममता सरकार को बताया घटना के लिए जिम्मेदार। बीजेपी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की और मामला एनआईए को सौंपने की मांग की। गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका। प्रधानमंत्री के डिग्री प्रमाण पत्र को सार्वजनिक करने का आदेश किया रद्द। केजरीवाल की याचिका को बताया तुच्छ और भ्रामक, लगाया 25,000 का जुर्माना। बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत, कहा सिसोदिया की भूमिका को लेकर अभी भी जांच नहीं हुई है पूरी। सिसोदिया को बताया घोटाले का सूत्रधार। नई विदेश व्यापार नीति जारी, कारोबारी सुगमता, निर्यात बढ़ाने और रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने पर जोर। एमएसएमई के लिए छूट का प्रावधान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2022-2023 में निर्यात 765 से 770 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी सौगात। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दरों में की वृद्धि, 10 से 70 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की हुई शुरुआत। 52 दिन तक चलने वाली लीग में 10 टीमों के बीच होंगे मैच। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। इस बार हुए हैं नियमों में कई बदलाव। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के जुलूस पर गुरुवार को मुस्लिम बहुल बस्ती में छतों से पथराव के बाद हुई हिंसा शुक्रवार फिर भड़क उठी। आसपास के हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात पर काबू पाने के लिए आरएएफ को उतारना पड़ा। इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को भी पत्थरबाजी का निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी उस समय हुई जब मीडिया कर्मी एक दिन पहले हुई हिंसा का हाल दिखाने के लिए शिवपुर पहुंचे। यही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई। हावड़ा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बातचीत की है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार किया है और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। शुभेंदु ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस घटना में तृणमूल के गुंडे और देश विरोधी ताकतें शामिल हैं। जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। ये बंगाल में जो होता है कोर्ट का इंटरफेरेंस में होता है। अदालत का मैं ऑलरेडी फील एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। वो एक्सेप्ट कर लिया। वो मैं उम्मीद है यह शांति, अमन और जनता की माल एसेट को रक्षा करने के लिए और गुंडा और जो ताकत है देश विरोधी ताकत, उसको शिकंजा कसने के लिए कोर्ट का कार्रवाई जरूर होगा। ये मेरा पूरा उम्मीद है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और मनीष सिसोदिया पर गंभीर टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर अभी जांच पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 सह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की दलील देकर मनीष सिसोदिया जमानत के अधिकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप ऐसे आर्थिक अपराध की साजिश रचने का है जिससे समाज का बड़ा तबका प्रभावित होता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन को नष्ट करने या एजेंसियों को न सौंपने, कैबिनेट नोट से जुड़ी फाइल पेश न करने का उनका व्यवहार रहा। अदालत की टिप्पणी थी कि जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या फिर अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक अब तक मिले सबूतों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की आपराधिक साजिश नजर आती है और सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस समय मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो अभी चल रही जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया और कहा कि आबकारी नीति के निर्धारण और अमल में मनीष सिसोदिया की मुख्य भूमिका रही। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलील को अहमियत दी कि 90 से 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को पहुंचाए गए। इस रकम के एवज में आबकारी नीति में बदलाव कर साउथ इंडियन लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने केजरीवाल पर प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। केजरीवाल को न्यायालय ने जुर्माने की राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए मौजूदा वर्ष अच्छा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आए तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 2023-2024 की शुरुआत वित्त वर्ष की जो हो रही है, इसके पहले सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को इन स्कीमों पर ब्याज दर बढ़ाकर सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल में भारतीय सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अपने भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर
उसकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को। और इस कॉन्फ्रेंस में CDS भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले PPP मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर उसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज भोपाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया गया था उसे पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 तक का समय दिया था, लेकिन देश में सरकार के साथ साथ जन सहभागिता ने इस काम को समय से पहले पूरा कर लिया। हम सब ने देखा जिस तरह से स्वच्छता का आंदोलन एक जन आंदोलन बना और भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान, और कीर्तिमान इस दृष्टि से कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी बीच 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निश्चित करते हुए हर घर तक शौचालय की सुविधा पहुंचे, एक्सेस हो, इसको लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये तय किया था कि 2030 तक इस लक्ष्य को विश्व में प्राप्त करना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकारी संचार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी संचार के मंत्र पर जोर दिया। अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनसंचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा समूह ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को अहम बताते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फेक न्यूज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। ऐसे में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। Your primary task would be to fuel an informed understanding of issues so that public discourse is well informed. For this, you have to cultivate both personal and institutional capability and credibility. Fake news, the other virulent virus of our times, can be, should be and must be fought robustly with trustable news. So it would be your job to think out of the box, cut the clutter and relentlessly push the facts. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC में भारतीय सूचना सेवा समूह ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा, IIMC के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी सहित वर्ष 2018, 2019 और 2020 के भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में बेहतर संवाद अहम भूमिका निभाता है। You will not be just communicating information. You will be adding value to information to ensure it is not lost in the cacophony of 24/7 media. You will be presenting information in a manner to make it sufficiently attractive for media to use it prominently, even on days crowded with the breaking news. Friends, you will have to master the art of converting otherwise dull but useful government information into breaking news. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन 5 प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया जिन्हें सरकारी संचार को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम 5G से 6G की ओर बढ़ रहे हैं, जानकारी की खोज और सूचना की खपत के उभरते पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। Television, which grabbed the space being vacated by print media, has shrunk from big screen to handheld devices. OTT content, often unstructured, has begun to replace structured content offered by television newsrooms. As we move from 5G to 6G, which will be your era, we have to understand the emerging pattern of quest for information and consumption of information. प्रभावी संचार के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सूचना एक शक्ति है जिसका उपयोग भारत के हित में लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने भारतीय जनसंचार संस्थान के क्षेत्रीय परिसर कोट्टयम में विवेकानंद मंच का उद्घाटन किया। अपूर्व चंद्र ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान और बौद्धिक चर्चा के लिए ये अद्वितीय मंच है। इस दौरान उन्होंने IIMC कोट्टयम के कैंपस में एक पौधा भी लगाया और छात्रों से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू के राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुचारू और रूप से और परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा के लिए चल रहे कार्यों और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी SSB और LG के प्रधान सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के विभिन्न पहलुओं पर बोर्ड को जानकारी दी, जिसमें यात्रा के लिए पंजीकरण, हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रावधान, सेवा प्रदाता, यात्रा शिविर शामिल है। और मानेसर में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर ITBP के महानिदेशक, NSG के महानिदेशक MA गणपति समेत मुख्य अतिथि के रूप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका ने हिस्सा लिया। 21 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख ने NSG के जज्बे की सराहना की और कहा कि अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जवानों के बीच स्वस्थ वातावरण बनाने में सेतु का काम करेगा। इस वर्ष कमांडो प्रतियोगिता में 24 टीमों के बीच न केवल कड़ा कंपटीशन देखने को मिला, बल्कि यह एक स्वस्थ एवं दोस्ताना माहौल में भी आयोजित की गई। पिछले 10-11 दिनों में फिटनेस, फायरिंग, टैक्टिकल, प्लानिंग, एंड्योरेंस, हाउस इंटरवेंशन, कमांडो स्किल का बाकी जो मुद्दे हैं को लेकर जो आपसी हो रही है, उससे प्रशिक्षण का स्टैंडर्ड और सभी टीमों के खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। वाराणसी स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में निरंतर गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है। इसी सोच को यानी उच्च शिक्षा में शिक्षकों की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इस केंद्र ने किया है।
इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों से कहा कि जो सीख सकता है वही सिखा भी सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने वाराणसी के ही काशी विद्यापीठ के छात्रों और मलिन बस्ती के बच्चों से कुछ सीखा। आप लोगों को भी सीखने की सतत प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। देश का हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है और इस भावना के साथ में जब हम देखेंगे तो अपने मन में जो एक होता है कि हम राष्ट्र सेवा की बात करते हैं, राष्ट्र सेवा कहां से आएगी? वो राष्ट्र सेवा में आपके सामने जो भी आता है, जो भी आपका कर्तव्य बनता है, यदि बच्चे बनते हैं उनको कुछ सिखाना है, यदि दूसरे लोग मिलते हैं उनको कुछ देना है, उनको कुछ मदद करना है, उनके जीवन को उठाना है, उनके जीवन को गति देना है, वो सब भी हमारी राष्ट्र सेवा में और राष्ट्र कर्तव्य की परिभाषा में शामिल होता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद जगमोहन सिंह राजपूत ने भी इस संस्था के महत्व और शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि संगोष्ठी से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लाभ मिलेगा। एक सामान्य बच्चा आता है या 10 साल 12 साल का वयस्क युवा आता है, 15 साल 20 साल, उसकी दिशा देने के लिए जीवन में हमें ये केंद्र भी चाहिए। प्रारंभिक दिशा स्कूल में, बाद में जीवन जीने की कला और दिशा उच्च शिक्षा संस्थानों में, और उस विधियों को नए ढंग से उनका परीक्षण करना हमारे लिए कहा गया है। IUCTE के निदेशक ने शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे प्रत्येक बुनियादी बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। इस केंद्र की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता को निखार देना है, जो इस तरह की संगोष्ठियों के माध्यम से केंद्र पुरजोर प्रयास कर रहा है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, इसका लाभ देश के हर नागरिक को मिल रहा है। योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहाँ पर गंभीर से गंभीर रोग में आम आदमी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हासिल कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग से और रायपुर से देखिए लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार के सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में रहने वाले लोग इस योजना के फायदे को बताते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि इस योजना के तहत हमें नई जिंदगी मिल रही है। लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के लाभ की कहानी खुद लोगों की जुबानी सुनिए। हमारी स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त, तो आयुष्मान कार्ड से क्या है ना, हॉस्पिटल में हमारा फ्री इलाज हुआ। और धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का, जो उनकी वजह से हमारे पैसे नहीं लगे। हमारे को इतनी स्थिति नहीं थी कि हम पैसा लगा पाते। मेरा आयुष्मान कार्ड से अभी कुछ दिन से मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। मेरे पैर में, मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसके कारण से मैं लगातार 12-13 सालों से खुद ड्रेसिंग करता था और मेरा घाव ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं एडवाइस के लिए वहाँ जाके डॉक्टर साहब से बात किया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जब ड्रेसिंग खोल के देखे तो उन्होंने कहा कि इसमें स्क्रीन ग्राफ्टिंग अगर करा लोगे तो तुम्हारे घाव का ये अच्छा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब मैंने जानकारी ली तो पैसे की बात की, तो उन्होंने पैसा बोले रहने दो, आयुष्मान से आपके यहाँ में है करके, तो आयुष्मान से मेरा इलाज हुआ। आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का हर जिला लाभ ले रहा है, लेकिन लाभ लेने का औसत निकाला जाए तो नक्सली क्षेत्र बीजापुर में 58.1% है, तो वहीं बस्तर में 57%। दंतेवाड़ा की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत 51.1% लोग यहां इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करें तो इन जिलों में आयुष्मान योजना के तहत जो लोग लाभ ले रहे हैं उनका औसत लगभग 80% है। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लोग अपनी बात बताते हुए भावुक भी हो जाते हैं। और 2-3 साल से परेशान रहे हूँ, तो इधर उधर बहुत लेगिस मैडम मन है। अब मैडम मन के माध्यम से मोर इलाज हुई सेवा। मेरा नवंबर में 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराया था विदाउट आयुष्मान कार्ड के, बट उससे ठीक नहीं हुआ। मैंने वहाँ जाके आयुष्मान कार्ड से कराया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर इसके थ्रू ऑपरेशन हुआ और मैं चल पा रहा हूँ, अच्छे से सब चीज़ हो जाए। इस योजना के अनुसार BPL कार्डधारियों को
5 लाख रुपए तक और APL कार्डधारियों को 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। देश के पिछड़े जिलों में आयुष्मान योजना को सभी राज्य सरकारें ईमानदारी से लागू करें तो गरीब और असहाय परिवारों को बीमारियों और महंगी दवाइयों के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। लोगों की कमाई का ज्यादातर हिस्सा इलाज में या दवाई में जाता है। आयुष्मान योजना आने के बाद लोगों के चेहरे की रौनक ही बदल गई है। लोग आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज कराते हैं और खुश हैं। आज उनका जो पैसा है उनकी जेब में ही रहता है। आयुष्मान योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान साथ रजनीश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। और रंगारंग कार्यक्रम के साथ आईपीएल के 16वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। आईपीएल 2023 में कुछ नए नियम भी लगाए गए हैं। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नए नियमों में इम्पैक्ट प्लेयर रूल, टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान, वाइड या नो बॉल के लिए DRS और अनफेयर मूवमेंट नियम भी शामिल है। इन नए नियमों के लागू होने से आईपीएल और रोमांचक हो जाएगा। दुनिया भर में लोकप्रिय आईपीएल इस बार कई नए नियमों के साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के लिए नए रूल जारी कर दिए हैं। उम्मीद है इन नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। एक नजर डालते हैं आईपीएल के नए नियमों पर। इम्पैक्ट प्लेयर रूल। आईपीएल 2023 में जिस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इस रूल में कोई भी टीम अपने प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी को बदल सकती है, लेकिन अगर टीम विदेशी खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर चुनती है तो उसे विदेशी खिलाड़ी को ही बाहर करना होगा। एक समय में मैदान पर पहले की तरह 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते। इम्पैक्ट प्लेयर को हर पारी के 14वें ओवर से पहले लिया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर की जगह मैदान से बाहर गया खिलाड़ी फिर मैच में हिस्सा नहीं लेगा। टॉस के समय ही टीमों को 4 इम्पैक्ट प्लेयर बताने होंगे। उनका इस्तेमाल ही मैच में किया जा सकता है। टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान। अभी तक कप्तानों को टॉस से पहले ही प्लेइंग 11 बताना होता था, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं होगा। कप्तान टॉस के बाद प्लेइंग 11 बता पाएंगे। कप्तान 2 अलग अलग टीम शीट के साथ टॉस के लिए आ सकते हैं। टॉस के परिणाम के आधार पर वे अपना प्लेइंग 11 दे सकते हैं। वाइड एंड नो बॉल के लिए DRS। आईपीएल में DRS के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आईपीएल में हर टीम को एक पारी में 2 रिव्यू दिए जाते हैं और अभी तक सिर्फ आउट या नॉट आउट पर ही खिलाड़ी या कप्तान DRS की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर फील्ड एम्पायर द्वारा किसी बॉल को वाइड या नो बॉल दी जाती है तो इस पर भी कप्तान रिव्यू ले सकते हैं। ऐसे में अब आईपीएल का रोमांच और बढ़ जाएगा। अनफेयर मूवमेंट नियम। अगर गेंद फेंकते समय कोई फील्डर या विकेट कीपर गलत इरादे से बल्लेबाज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो एम्पायर इसे अनफेयर मूवमेंट मानकर गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकता है। ऐसा होने पर फील्डिंग वाली टीम पर 5 रन पेनल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में लागू किए गए खेल के नए नियमों को लेकर हर तरफ चर्चा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नियमों के साथ आईपीएल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।